गरीब बहन की जादुई राखी। 10 वर्ष की वृंदा अपनी माँ राधिका के संग गुरुग्राम गांव में रहती थी। उसकी माँ राधिका लोगों के घर में चौका बर्तन करके बड़ी ही मुश्किलों से अपनी बेटी का पेट पाला करती थी। सावन के शुभारंभ के सप्ताह में रक्षाबंधन की भारी होड़ मची दिखाई पड़ रही थी। एक व्यक्ति ठेले पर सैकड़ों राखी सजाए घुमक्कड़ की नाई गाँव में घूम घूम कर राखियां बेचते हुए कहता है, अरे लो जी, आ गई भाई बहनों के त्योहार रक्षाबंधन का उपहार, रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां, आओ आओ भाई आओ आओ। आवाज सुनकर पढ़ाई पर बैठी नन्ही वृंदा सब छोड़ छाड़ कर दीवट पर आकर खड़ी होकर राखियों को निहारने लगती है और अपनी माँ से राखी खरीदने की इच्छा जाहिर करती हुई कहती है, माँ, मुझे 10 रुपए दे दो। मुझे भी अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए रंग बिरंगी राखी खरीदनी है। मगर बिटिया, तू इन राखी का क्या करेगी? तेरा तो कोई भाई ही नहीं है गुड़िया। अरे मेरी बुद्धू माँ, भाई भी आ जाएगा, पहले राखी तो खरीद लो। वृंदा, हर बात में हट नहीं करते बिटिया। बेटी के जिद के आगे राधिका बेबस माँ बनकर घुटने टेक देती है और उसे देकर खुद से कहती है, यह आखिरी बचा पैसा था, सोचा था इसका डबल रोटी खरीदकर आज सांझ को वृंदा का पेट भर दूंगी। एक तो ये घनघोर गरीबी, ऊपर से वृंदा की राखी की होड़। ठेले वाले अंकल, जल्दी से मुझे रंग बिरंगी राखी दिखाइए। हाँ बिटिया, देखो ये चौरस चंदन राखी, ये गोल गुम्बद की राखी, ये रुद्राक्ष की राखी और ये मोर पंख की राखी। चमचमाती राखियों को देख वृंदा की आंखों में रक्षाबंधन को लेकर अनेकों ख्वाब उमड़ घुमड़ रहे थे। तभी उसकी सखी मीना की माँ सुरेखा उससे राखी छीन कर कहती है, अरे मीना बिटिया, ये मोर पंख राखी तेरे भाई तेजस की कलाई पर बड़ी फबेगी। सुरेखा मासी, वो मोर पंख की राखी मेरी है। अरे अरे, तू क्या करेगी राखी खरीद कर? जब तेरी माँ ना कोई औलाद जनी ही नहीं है तो किसे बांधेगी ये राखी? राखी का त्योहार मनाने की खातिर एक भाई का होना बेहद जरूरी है। रक्षाबंधन तो जैसी अभागन के लिए नहीं बना। चल भाग यहाँ से, एक मिठाई का मोल चुकाने के पैसे तो पड़े नहीं। चली है राखी मनाने गरीब फकीर। वृंदा राखी के पैसे देकर घर आ जाती है और ढहकती हुई कहती है, तो क्या हुआ जो मैं गरीब बहन हूँ? इस साल में गरीब बहन बड़े आनंद से राखी का त्योहार मनाएगी। वो जमीन में नजरें गड़ाए आंसू बहाने लगती है। उसके आंसू लगातार मिट्टी को भिगोए जा रहे थे। फिर वो मिट्टी को जमा करके अपने नन्हे हाथों से एक मन भावने मूर्ति की रचना करके उसे अपने भाई का नाम देती है। मिल गया मुझे मेरा भाई, अब मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे पास भाई नहीं। वृंदा देर रात भूखी प्यासी मूर्ति पर माथा धरे सो जाती है। राखी के रोज उसके कानों में गीतों की आवाज गूंज उठती है। वो उठकर राखी की आधी अधूरी थाली सजाकर मूर्ति की हथेली पर राखी बांधकर कहती है, बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, रेशम की डोर से संसार बांधा है। अरे तब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोल मेरे भाई। गांव भर में सभी के भाई अपनी बहन को तोहफे कपड़े बांट रहे हैं, मगर मेरा भाई बोलता ही नहीं है। कानहुडा मेरा भाई क्यों नहीं बोलता? वृंदा रोती ढहकती हुई मिट्टी की मूर्ति पर माथा धरकर सो जाती है। जैसे ही कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो मूर्ति के हाथों पर सोने की चमचमाती राखी देख उसकी आंख चकाचौंध रह जाती है। अरे ये मेरी बांधी राखी सोने की राखी में कैसे बदल गई? कहीं ये कोई जादुई राखी तो नहीं? ये सोचकर वृंदा उस चमचमाती सोने की राखी से कहती है, अगर तुम सचमुच जादुई राखी हो तो मुझे इसी पल खाने का अच्छा खाना दो। अगले ही पल जैसे जादुई राखी वृंदा की वाणी पर काम करना शुरू कर देती है। सोने की राखी से तेज चमक चारों ओर चकाचौंध हो उठती है और जादुई राखी उसके सामने खाने का खजाना खड़ा कर देती है। अरे ये तो सचमुच की जादुई राखी है। माँ भी भूखी होगी। माँ, कहाँ हो आप? यहाँ आ जाओ माँ। क्या हुआ वृंदा? अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं आपको सब बताऊंगी, मगर उससे पहले हम दोनों भरपेट भोजन करेंगे। कुछ देर बाद, वृंदा, अब बता बिटिया, ये सब कुछ कहाँ से आया? अब और ज्यादा मेरे पेट में ये बात नहीं पच पाएगी। बताती हूँ माँ, ये सब इस जादुई राखी से हुआ है। अब इस जादुई राखी से मैं अपने भाई के इस मिट्टी की मूर्ति को जीवित करूंगी। ए मेरी जादुई राखी, जल्दी से मेरे भाई के नथनों में श्वास फूको। वृंदा भरपूर आस से जादुई राखी के एक बार फिर उसकी कलाई पर बांधती है, जिसके बाद मूर्ति जादुई राखी की रोशनी से चमक उठती है और वो एक 5 साल का जीता जागता इंसान बनकर उभर आता है। देखो माँ, भगवान ने राखी की इस रोज मेरे भाई को निर्जीव से सजीव कर दिया।
ये सिर्फ जादुई राखी का वरदान है। आज से मेरे इस भाई का नाम भानु होगा। अब कोई भी मुझे गरीब बहन कहकर नहीं पुकारेगा, क्योंकि मेरे पास अब लाखों से बढ़कर कीमती मेरा भाई जो है। तो हुई ना मैं सबसे अमीर बहन। भानु अपनी बहन की बात सुनकर अपनी जादुई सोने की चमचमाती राखी को एक टक निहारते हुए कहता है, वृंदा दीदी, इस जादुई राखी से हम अपने घर की बदहाली को भी बदल सकते हैं, मगर ये राखी सिर्फ आपके बोल की ही परख पहचान करके अपना जादू करती है। वृंदा अपने भाई भानु की कलाई पर बंधी जादुई राखी से कहती है, ए मेरी जादुई राखी, इसी पल मेरे घर की दुविधा को दूर कर दो। एक बार फिर जादुई राखी वृंदा की वाणी सुनकर अपनी चकाचौंध चमक से पूरे घर को अपने आगोश में लेकर घर के रुख को बखूबी बदल कर रख देती है, जिसे देख राधिका भौचक्की रह जाती है। ये किसका घर है? माँ, ये हमारा ही घर है, मगर जादुई राखी के वरदान से इसकी नींव नए सिरे से कायम हो गई है। अब हमारे घर में हर तरह की सुख समृद्धि मौजूद है। शुक्रिया जादुई राखी। माँ, मैं आती हूँ जरा। मगर कहाँ से? माँ, आज रक्षाबंधन के रोज मैं सभी को अपने भाई से भेंट करवाना चाहती हूँ। वृंदा अपने भाई की बांह धरकर राखी की रात गांव के चक्कर काटने लगती है। तभी गांव का गंगा कहता है, अरे वृंदा बिटिया, ई कोने के लेके दौलत हो? काका, ये मेरे भाई भानु हैं। वृंदा गंगा को जादुई राखी का सारा वृतांत सुनाती है, मगर गंगा उसकी सच्चाई को हंसी में उड़ाकर कहता है, अरे सरस्वती, सुरेखा, अरे तनिक यहाँ आवा। वृंदा कहत है कि ई लइकन एका भाई है, और जौन राखी एका हथेली में बंधी है वो जादुई राखी है। जादुई राखी? अरे ये क्या पाषाण काल का दौर चल रहा है जो जादू होगा? और अगर सचमुच तेरे इस भाई की कलाई पर एक जादुई राखी है तो हमें इसका पुख्ता प्रमाण दो। ये जादुई राखी नोट बरसावत है का? ए मेरे भाई की कलाई पर बंधी हुई जादुई राखी, मुझे इसी पल पैसे दो। पूरे गांव के सामने जादुई राखी बड़ी चमक से चकाचौंध होकर बेशुमार पैसे बरसाती है, जिसे देख सभी बिना पलक झपकाए उस पल को देखते रह जाते हैं। अरे दादा, ये तो सचमुच का कौन पुराना जमाना के राजा का जादुई राखी है। सभी एक राखी के त्योहार की रात जादुई राखी से भरसक मदद मांगते हैं। इस तरह वृंदा जादुई राखी का आभार प्रकट करती है और अंत में सुरेखा कहती है, वृंदा बिटिया, मैंने तुझे गरीब अभागन बहन कहा, मगर तू न सिर्फ अपने भाई की खातिर बल्कि इस गांव की खातिर भी बड़ी भाग्यशाली निकली। आज तेरे इस जादुई राखी से हमारे जीवन की दशा का रुख बदल गया। राखी की ये रौनक का श्रेय सिर्फ तुझे और तेरी जादुई राखी को जाता है। शुक्रिया काकी, सारी बड़ाई की हकदार केवल मेरी ये जादुई राखी है, जिसके चलते न सिर्फ मुझ अभागन बहन के भाग्य में भाई आया, बल्कि मेरे घर बार की घनघोर गरीबी भी रक्षाबंधन के इस रोज दूर हो गई। इसी के साथ गरीब बहन की जादुई राखी की ये कहानी होती है यहीं खत्म। बारिश में बहू का ढाबा। जिला बनारस में स्थापित प्रख्यात मंदिरों में प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ होती थी। वहां से थोड़ी कोस की दूरी पर सास बहू भोग नाम से एक मशहूर ढाबा था, जिसे रुचिका और मंदा नाम की दो सास बहू चलाया करती थी। उनके ढाबे पर प्रतिदिन 50 किलो चावल, 50 किलो आटा, 10 किलो दाल और कट्टे भरकर सब्जियों की खपत हुआ करती थी। ढाबे पर लंबी चौड़ी कतार में खड़े लोग टेबल खाली होने की राह देख रहे थे। अरे मंगलू, ससुरे तू ये हमके कौन से ढाबे पर उठा लाया? कितना भीड़ भड़का है यहाँ। अरे एक बार इस ढाबे का खाने का चटकारा लगाकर देख, हम मजा आ जाएगा। दोनों सास बहू मिलकर ढाबा संभाल रही थी। जहाँ एक और रुचिका झटपट सब्जी काट रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदा भट्टी की तपिश झेलकर रोटी सेक रही थी। टेबल खाली होते ही रूपम और मंगल फट से वहाँ पसर जाते हैं। तभी रुचिका कहती है, सास बहू भोग ढाबे पर आपका स्वागत है। आपके खाने के लिए क्या लेकर आऊं? मोहतरमा, पूछत तो ऐसा रही हो जैसे 56 भोग की वैरायटी हो ढाबे के खाने में। वैसे क्या मौजूद है खाने में? कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, वेज बिरयानी, तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, सोयाबीन चाप, पकौड़े, पुलाव, छाछ। ढाबे पर मौजूद वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी सुनकर रूपम के तोते उड़ जाते हैं। अरे दादा, ससुरा हम तो कंफ्यूज आ गए, का खाएं का ना खाएं। ये पहली दफा ढाबे पर आया है बहन जी, बड़ी थाल ले आओ, हम दोनों यारों का पेट तो उसी में टनाटन हो जाएगा। रुचिका ढाबे की सभी वैरायटी से थाली सजाकर टेबल पर परोसती है। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। अरे वाह, का गजब का खाना है। इसका स्वाद तो बांके बिहारी के मिष्ठानों से भी उत्तम है। मजा आ गवा।
वैसे ये थाली कितने की पड़ी? अरे भाई, ये थाली मात्र 50 रुपए की है मेरे भाई। क्या बात करत है, इतना सस्ता? हम तो एक ही बात पर चौके की ई बूढ़ी माँ और ई औरत बिना कोई मजदूर के इतना लाजवाब खाना इतनी ज्यादा मात्रा में कैसन बनावत है। इस ढाबे को खुले 50 बरस हो चुके हैं। अब तो इन सास बहू को नमक मिर्च के स्वाद का भरपूर अंदाजा हो गया है। एकदम नपातुला हाथ है इनका भैया। इस ढाबे से इन्होंने वो सब हासिल किया है जो एक सरकारी नौकर भी नहीं कर सकता है। अरे आपन धंधा कोनों की चाकरी करे से लाख बेहतर है। खाने का मोल चुकता करके दोनों दोस्त ढाबे से विदा लेते हैं। समय का चक्र यूं ही घूमता रहता है। सास बहू का ढाबा बखूबी चल रहा था। तभी रुचिका की निगाह दीवार पर टंगी घड़ी की सरकती सुइयों पर जा रुकती है। माँ जी, 10 बजने को है, ढाबा बंद करने का समय हो चुका है। दोनों सास बहू ढाबे का सामान समेटकर रास्ते में चलती हुई पुरानी स्मृतियों में खो जाती हैं। बहू, जब भी मेरी नजर ढाबे के बोर्ड पर पड़ती है मेरा सीना फूले नहीं समाता। मुझे आज भी वो दुखद मंजर भली तरह याद है। रुचिका और संतोष का विवाह पारिवारिक रजामंदी से मुकम्मिल हुआ था। घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं था। संतोष एक बड़े कारखाने में मुनीम का काम करता था। मालिक उसके काम से बेहद खुश था। वो उसे बढ़ चढ़कर पगार देता था। शाबाश संतोष, एक तेरे ही काम से तो मुझे संतोष मिलता है। ये ले तेरी महीने भर की पगार। उस रोज संतोष खुश मन से घर लौट कर आता है। क्या बात है मेरे लाल, आज तू बड़ा चहक रहा है। माँ, मेरे मालिक ने मेरी पगार बढ़ा दी। अजी, वो यूं ही थोड़ी आप पर मेहरबान है। वो भली भांति जानते हैं कि उनका कारखाना मुख्य तौर से आपके द्वारा चलता है। मैं तो कहती हूँ आप अब अपने खुद के कपड़ों की मिल खोल लीजिए। ईश्वर की दया से इस घड़ी पैसे भी हैं और आपको अच्छा खासा तजुर्बा भी है। संतोष तमाम पैसे लगाकर कपड़ों की मिल खोल लेता है। सफलता उसके कदम चूमने लगती है। यह खबर फूलचंद के कानों में पड़ती है और वो बदले की भावना से रोष में आकर रात के अंधेरे में उसके कारखाने को आग में झोंक देता है। आधी रात संतोष की फोन की घंटी बजने पर वो खबर सुनकर हड़बड़ाहट में गाड़ी चलाकर आ रहा था कि बीच रास्ते में उसकी बुरे तौर पर दुर्घटना होती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। दोनों सास बहू कलेजे पर हाथ धरे अस्पताल में आती हैं। मैं संतोष जी की पत्नी हूँ। कहाँ है मेरे पति, कैसे हैं? देखिए, दुर्घटना में आपके पति के पैरों की जान चली गई है। ये बड़ा ही रेयर केस है। संतोष के पैरों की स्थिति बदलने की खातिर वो घर की तमाम जमा पूंजी झोंक देती है, मगर संतोष के पैरों की हालत टस से मस नहीं होती। संतोष जी के पैरों में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अब कुछ भी नहीं बचा। खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। हमको कुछ करना होगा। क्यों ना हम खाने का ढाबा खोलें? हमारे पास एक वक्त का खाना खरीदने के खातिर भी एक फूटी कौड़ी नहीं। ऐसे में हम ढाबा खोलने का कैसे सोच सकते हैं बहू? बरसात भी अपने। माँ जी, आपके दिए पुश्तैनी कंगन किस घड़ी काम आएंगे? इन्हें बेचकर हम माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर ढाबा खोलते हैं। मॉनसून का महीना अपनी चरम सीमा पर है। अकेले रहने वाले लोग ढाबे के खाने पर ही आश्रित होते हैं। वो हिम्मत बांधकर ढाबे की शुरुआत करती हैं। शुरुआती दिनों में उनके ढाबे पर इक्के दुक्के लोग खाना खाने आते थे। माँ जी, देखिए, हर दिन के साथ हमारे ढाबे पर खाना खाने वालों की तादाद भारी मात्रा में जुटती जा रही है। सब तेरी बुद्धि का फल है बहू। अरे जरा 4 तंदूरी रोटी और 2 सब्जी देना। खाने में कुछ क्षणों की देरी है। आप बरसात में भीग चुके हैं। खाना तैयार होने तक इस दमदार कुल्हड़ की चाय की चुस्कियों का लुत्फ लीजिए। बरसात की मार से बचने के लिए सभी रागीर उनके ढाबे पर आकर ठहर जाते हैं और खाने की खुशबू से इस कदर खींचे जाते हैं कि बिना खाए नहीं लौटते। इस तरह उनके ढाबे का बेहतरीन खाना बुलंदियां छूने लगता है। आज हमारा ढाबे की मशहूर उस वक्त की कठिन परिश्रम का फल ही तो है सासू माँ। तकरीबन कुछ दिनों के पश्चात मानसून का महीना एक बार फिर दस्तक देता है, जिसके चलते घनघोर बरसात शुरू होती है और ढाबे पर खड़ी सास बहू ग्राहकों के आने की राह तकते हुए कहती है, आधा दिन बीत चुका है मगर अब तक कोई भी जन खाने के लिए ढाबे पर नहीं आया। सासू माँ, हमारी बनारस में जो इस घड़ी बरसात से जो बाढ़ की अवस्था है, उसमें हर इंसान गरीबी बदहाली से जूझ रहा है। इसी के चलते कोई खाना खाने नहीं आ रहा। दोनों सास बहू काफी देर सोचने के बाद बोलती हैं,
इतनी मेहनत के बाद हमने अपने ढाबे को इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। क्यों ना हम ढाबे के खाने का नया फरमान जारी करें। बरसात के कहर को देखते हुए रुचिका ढाबे के खाने का आधा दाम करके नया चार्ट मोटे अक्षरों में लिखकर ढाबे के बाहर टांग देती है। एक बार फिर उनका ढाबा चल पड़ता है। अरे भाई, बरसात की मार ने तो हम गरीबों का बल तोड़ दिया है। ऐसे में इंसान क्या खाएगा, क्या बचाएगा। अरे अब तो सास बहू के ढाबे के खाने का दाम आधा हो चुका है और जब तक बरसात नहीं टलती ये दाम ऐसा ही रहेगा। सभी जन एक साथ बैठकर ढाबे के खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक भिखारन सास बहू के आगे हाथ फैलाती है। कुछ खाने को दे दे बाबा, बरसात के मारे हम भिखारियों को पूछने वाला कोई नहीं। सर्दी गर्मी में तो मंदिर के चौखट पर खाने को मिल जाता है, मगर बरसात के चलते ना कोई श्रद्धालु दर्शन को आते हैं, ना हम कुछ खाते हैं। ये लो, पेट भर कर खाओ, फिक्र मत करो, तुम्हारे खातिर इस ढाबे का खाना एकदम मुफ्त है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उन्होंने इतना तो दिया है कि किसी गरीब का पेट भरने से हमारे ढाबे की घटती नहीं होगी। इस तरह सास बहू बरसात में अन्य ढाबे वालों की नाई खाने का दाम बढ़ने की जगह घटा देती हैं, जिसे खाने वालों की फौज उनके ढाबे पर न कभी कम होती है, न उनके ढाबे का फाटक बंद पड़ता है। साथ ही वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाकर इंसानियत और दयालु स्वभाव को भी कायम करती हैं। चुड़ैलों का कुआं। रात का समय था। चारों तरफ जोर जोर की आंधी चल रही थी। बादलों ने चांद को अपने आगोश में ले रखा था। वो पूर्णिमा की रात थी। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं था। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी गांव के कुत्ते गली का कोना पकड़कर सो गए थे। अचानक से एक कुत्ता उठकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसके पीछे सभी कुत्ते उठकर अचानक ही एक साथ भौंकने लगते हैं। तभी अचानक से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर कुत्ते चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी अचानक से एक कुएं के अंदर से 3 बहुत ही खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। जो भी हमारे कुएं से पानी भरेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगी। ये कहकर वो तीनों चुड़ैल तुरंत अपना रूप बदल लेती हैं और एक सुंदर नारी में दिखने लगती हैं, जिसके बाद वो तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती हैं। तभी अचानक से वहां एक सरगम नाम का आदमी अपनी बाल्टी में पानी भरने के लिए आता है। ओहो, बहुत गर्मी है रे भाई, आज तो मैं कुएं के पानी से नहाऊंगा, बहुत मजा आएगा। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ओए होए होए होए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सरगम गाना गाते गाते उस कुएं के अंदर बाल्टी डालकर पानी निकाल लेता है और वहीं बैठकर नहाने लगता है कि तभी अचानक से वो तीनों औरत साबुन लेकर उसकी कमर पर लगाने लगती है। जैसे ही सरगम पीछे मुड़कर उन्हें देखता है, वो उन तीनों के चेहरों पर मोहित हो जाता है। अरे तुम तीनों कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी खूबसूरती की तो मैं क्या तारीफ करूं। लगता है इस गांव में तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई नहीं होगा। लेकिन मैंने तुम्हें इस गांव में कभी देखा नहीं। आखिर तुम हो कौन? दरअसल हम तीनों यही जंगल के पास में एक झोपड़ी के अंदर रहती हैं। हम तीनों को इस कुएं का पानी बहुत पसंद है, इसलिए चाहे दिन हो या रात हमेशा इस कुएं का पानी पीते हैं। आपको यहाँ कुएं के ठंडे ठंडे पानी से नहाते हुए देखा तो सोचा आपकी कमर पर साबुन लगा दे। तुमने बहुत अच्छा सोचा। मेरे लिए इतना सोचने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे से साबुन लगा रही हो। सरगम नहाते नहाते उन तीनों औरतों से बात करने लगता है। सरगम की बात करते हुए बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो तीनों औरतें उसकी बात का एक भी जवाब नहीं देती। तभी सरगम दोबारा से पीछे मुड़कर देखता है, जिसके बाद उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो थर थर कांपने लगता है। चुड़ैल, हे भगवान, 3 चुड़ैल। सरगम की कमर पर साबुन लगाने वाली खूबसूरत औरतें अचानक से बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती हैं, जिसे देखकर सरगम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाता है। तभी वो तीनों चुड़ैल सरगम का अपने हाथों से गला पकड़ लेती हैं। बहुत शौक था तुझे कुएं के ठंडे पानी से नहाने का। चल अब इस कुएं के पानी में ही डुबकी मार,
तीनों चुड़ैल सरगम को पकड़कर कुएं के अंदर फेंक देती हैं, जिसके बाद वो तीनों भी कुएं में कूद जाती हैं और कुएं के अंदर जाकर सरगम को खा जाती हैं। अगले दिन वहां के सभी लोग उसी कुएं का पानी भर के अपने घर ले जाने लगते हैं। गांव के सभी लोगों को उस कुएं का पानी बहुत मीठा लगता है और सभी बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन किसी को भी उस कुएं की भूतिया चुड़ैलों के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही रात होती है, गांव के सभी लोग समय से अपने घर में जाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रात को सावित्री नाम की औरत के घर में पीने का पानी खत्म हो जाता है। हे राम जी, पानी को भी अभी खत्म होना था। अब बताओ मैं खाना कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, फटाफट कुएं से जाकर पानी भर लेती हूँ। सावित्री पानी भरने के लिए कुएं के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सावित्री को कुएं के चारों तरफ बहुत ही अजीब सा महसूस होता है और उसे एक बहुत ही गंदी बदबू भी आती है। हे भगवान, कितनी गंदी बदबू आ रही है। सुबह जब मैं इस कुएं पर आई थी तब तो ऐसी गंदी बदबू नहीं आ रही थी। ये सब सावित्री सोचते हुए कुएं से पानी खींचने लगती है। जैसे ही पानी बाहर आता है, वो खून की तरह बिल्कुल लाल होता है, जिसे देखकर सावित्री बहुत डर जाती है और डर के मारे बाल्टी कुएं में ही छोड़ देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो तीनों चुड़ैल सावित्री को पकड़ लेती हैं और उसे अपने साथ खींचते हुए कुएं के अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल सावित्री को मारकर खा जाती हैं। ये सब गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे से देख लेता है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह गांव के सभी लोगों को बताता है। गांव वालों, जिस कुएं का पानी हम सभी लोग पी रहे हैं, इतने समय से दरअसल उस कुएं के अंदर एक 3 चुड़ैल का साया है, जो लोगों को मारती है और उसके अंदर ले जाती है। और यही वजह है कि हमारे गांव से लोग गायब होते जा रहे हैं भाई लोगों, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमें इस समस्या का कोई समाधान ढूंढना होगा। अगर उन चुड़ैल को यहाँ से भगाना है तो पास ही के जंगल से तांत्रिक बाबा को बुला कर लाना होगा, वही अब हमारी मदद कर सकते हैं। बूढ़ी दादी की बात सुनकर आदमी जंगल में जाकर तांत्रिक बाबा को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव ले आता है। गांव आने के बाद रात के समय तांत्रिक बाबा कुएं के पास एक विधि शुरू करते हैं और अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल उस कुएं के अंदर से बाहर निकलती हैं और तांत्रिक बाबा से कहती हैं, क्यों रे तांत्रिक, यहाँ अपनी मौत को दावत देने आया है क्या तू? देख चुड़ैल, यहाँ से बहुत दूर चली जा। इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें मार क्यों रही है? नहीं जाएंगे, हम तीनों कहीं नहीं जाएंगे। तूने क्या हमें कमजोर समझा है जो हम तीनों तेरी धमकी से डर जाएंगे? तीनों चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा तांत्रिक बाबा के चारों तरफ आग का घेरा बना देती है, लेकिन तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों से उस आग के गोले को बुझा देते हैं और अपने मंत्रों के जाप से चुड़ैल की सारी शक्तियां खींच लेते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है। रुक जाओ, हम सब बताती हैं। हम तीनों इस गांव में रहा करती थी और हम तीनों बहनें थी, लेकिन हम बहुत ही गरीब थे। हम लोगों के घर में काम करके अपने पेट का गुजारा कर लिया करती थी। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हम अकेले ही रहा करती थी। एक दिन की बात है, जब हम तीनों बहनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। हम अपने घर में भूखी प्यासी पड़ी हुई थी, लेकिन गांव के किसी भी इंसान ने हमारी मदद नहीं की। रात के समय हम प्यास से तड़प रही थी। मैंने लोगों को आवाज लगाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, जिसके बाद हम तीनों अपने आप को किसी तरह इस कुएं के पास ले आए। हमने यहाँ आकर पानी पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम पानी निकाल कर पी लेती। लेकिन तभी अचानक से हम तीनों इस कुएं के अंदर गिर गए और हमारी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम तीनों चुड़ैल बन गई और इस कुएं में रहने लगी। लेकिन अब तुम तीनों को यहाँ से जाना होगा। चुड़ैल, तुमने हम लोगों को बहुत परेशान कर लिया। ये कहकर तांत्रिक बाबा 3 चुड़ैलों को मुक्ति दिलाने के लिए अग्नि के ऊपर हाथ रखकर विधि शुरू करते हैं और उसके अंदर अपनी भभूति फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कुछ पवित्र जल की बूंदें तीनों चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल का शरीर अपने आप जलने लगता है और चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। जिसके बाद सभी लोग दिन हो या रात खुशी के साथ पानी भरने लगे। गरीब बच्चों की जिंदगी।
सिमरन अपने पति विजय के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो दोनों काफी अमीर थे और वो सभी की मदद किया करते थे। ऐसे ही एक दिन विजय अपने ऑफिस गया हुआ था कि तभी सिमरन विजय के ऑफिस में जाती है और विजय के पास जाने लगती है कि तभी वहाँ का गार्ड सिमरन से बोलता है, मैम अभी विजय सर किसानों के साथ मीटिंग में हैं, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। पर क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। मैम जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि सर अभी किसानों के साथ बिजी हैं, मीटिंग में है वो, तो जब उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी तब आप जा सकती हैं। ठीक है। इतना कहकर सिमरन बाहर विजय का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद विजय अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर आता है कि तभी सिमरन उसको गले लगा लेती है। ये देख विजय अपनी बीवी सिमरन से बोलता है, क्या हो गया तुम ऐसे अचानक ऑफिस में? हाँ विजय, मैं आपके ऑफिस में आई हूँ क्योंकि जो गुड न्यूज मैं आपको देना चाहती हूँ उसके लिए मुझे शाम तक का इंतजार नहीं हो रहा था। अरे वाह, ऐसी कौन सी गुड न्यूज है? विजय, आई एम प्रेग्नेंट। यू बिकम अ डैड बेबी। सच में? यस। विजय बहुत खुश था और वो अपनी खुशी एक पार्टी देकर जाहिर करना चाहता था। हे गाइस, शाम को मेरे घर में तुम सभी के लिए पार्टी अरेंज की है मैंने, तो सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पर आ जाना। सर, पर ये पार्टी किस चीज की है? बिकॉज माई वाइफ इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद विजय और सिमरन अपने अपने घर चले जाते हैं और शाम को सभी पार्टी के लिए आ जाते हैं। पार्टी चल ही रही थी कि तभी सिमरन को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर विजय डर जाता है और तभी डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर उसका चेकअप करता है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और डॉक्टर विजय से बोलता है, शायद प्रेगनेंसी की वजह से इनको चक्कर आ गए हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और समय बीतने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सिमरन बीमार होती जाती है और कुछ महीनों बाद सिमरन को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। सिमरन के 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं लेकिन सिमरन अभी तक ठीक नहीं हो पाई थी। कुछ समय बाद सिमरन की रिपोर्ट में उसको कैंसर निकलता है। ये सुनकर विजय को मानो एक झटका सा लग गया। विजय ने अपनी पत्नी का इलाज करवाने के पीछे अपना सब कुछ बेच दिया। वो इतने गरीब हो गए कि अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। देखते ही देखते 1.5 साल बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन बोलती है, विजय जी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? मेरे पास अब ज्यादा दिन भी नहीं है, मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सिमरन? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आपसे मैं कुछ मांगू तो क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, बिल्कुल बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मेरी जान? विजय, मैं मेरे बच्चों की अच्छी परवरिश चाहती हूँ, इसीलिए तुम एक काम करो, मेरे बच्चों को जंगल में छोड़ दो। कोई ना कोई मेरे बच्चों को उठा लेगा और उनकी परवरिश अच्छे से होगी। मुझे पता है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए आपको मेरी कसम है, आप हमारे बच्चों को जंगल में छोड़ने के लिए मेरे साथ चलिए। सिमरन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? आपको मेरी कसम है। ना चाहते हुए भी विजय को अपनी पत्नी सिमरन की बात माननी पड़ी और अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल चला जाता है और सिमरन की कही हुई बात के अनुसार उस बच्चे को जंगल में छोड़कर वापस जाने लगता है कि तभी सिमरन अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर विजय फूट फूट कर रोने लगता है। वो रो रहा होता है कि इतने में एक लकड़हारा नवीन अपनी पत्नी अदिति के साथ वहाँ आता है। विजय को रोता हुआ देखकर नवीन बोलता है, अरे अदिति, देखो तो वो आदमी किसी महिला के सामने फूट फूट कर रो रहा है। हाँ नवीन जी, आप सही बोल रहे हैं। आखिर वो कौन है? वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक जंगली कुत्ता आ जाता है और विजय पर हमला कर देता है। विजय पर हमला करता हुआ देख नवीन अपने हाथ की कुल्हाड़ी कुत्ते की तरफ फेंकता है और वो जंगली कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। लेकिन विजय बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। उसके बाद नवीन और अदिति दोनों विजय के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भैया, तुम इस औरत के पास फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? ये मेरी पत्नी है और सामने पड़े मेरे 2 बच्चे हैं।
कृपया करके मेरे दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश दे देना, क्योंकि अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। मेरी बीवी तो पहले ही मर चुकी है। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता कि उनको कोई अनाथ कहे। इसलिए तो मेरे बच्चों को पाल सकोगे तो ये मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। अरे भाई, तुम कैसी बात करते हो? मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए ये बच्चे अब मेरे हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अदिति उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर विजय के पास आती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपने दोनों बच्चों को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं सुकून से मर सकूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों को उसके माँ बाप मिल गए हैं। इतना कहकर विजय भी अब अपना दम तोड़ देता है और वहीं मर जाता है। उसके बाद अदिति और नवीन विजय और सिमरन की लाश को जला देते हैं। इसके बाद अदिति अपने पति नवीन से बोलती है, नवीन जी, भगवान ने हमें कोई औलाद तो नहीं दी थी, लेकिन देखिए भगवान की कृपा से आज हमारे पास दो औलाद हैं। अदिति, तुम सही बोल रही हो। अब हम इनकी परवरिश खूब अच्छे से करेंगे, इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इतना कहकर नवीन और अदिति उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर चले जाते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। भूतिया ट्रेन का रहस्य। वो अंधेरी रात, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी रात के समय गणपत राय नाम का एक आदमी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता है और एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर रेल का इंतजार करने लगता है। अरे पूरे 30 मिनट हो गए हैं, ट्रेन इतनी लेट कैसे हो सकती है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी रेलवे स्टेशन पर बहुत पुरानी और अजीब सी दिखने वाली ट्रेन पहुंच जाती है, जिसमें एक एक करके सभी पैसेंजर चढ़ने लगते हैं। वहीं गणपत राय अपने घड़ी की तरफ देखकर खुद से कहता है, अब मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। जिस ट्रेन में मुझे जाना था वो ट्रेन आज आई नहीं, आज इसी में सफर कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर गणपत राय अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन को अंदर से देखकर कहता है, ये क्या, कितनी अजीब है ये ट्रेन, लगता है बहुत पुरानी है। हे प्रभु, अब अगले ट्रेन का इंतजार करूं तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर गणपत चुपचाप सीट पर बैठ जाता है, लेकिन तभी गणपत की नजर ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर के ऊपर पड़ती है। सभी लोग अपने अपने में मगन थे, लेकिन एक आदमी गणपत राय के बिल्कुल सामने सूटकेस लेकर बहुत ही गंभीरता से बैठा होता है। उसे देखकर गणपत राय उससे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो और ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? वो आदमी जैसे ही गणपत राय की तरफ देखता है, गणपत राय उसकी आंखों को देखकर डर जाता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी ट्रेन अपनी स्पीड में चलने लगती है, जिसके बाद देखते ही देखते गणपत राय को अचानक से नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है। वो उस ट्रेन में बिल्कुल अकेला होता है। जैसे ही वो उस ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे के अंदर वही आदमी दिखाई देता है जो उसके सामने बैठा होता है। वो आदमी एक बहुत ही मोटे हथौड़े से लोगों को मारता जा रहा था। तभी गणपत राय की नींद खुल जाती है और वो अपने चारों तरफ देखता है। हे भगवान, ये कैसा सपना था? शुक्र है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। अपने आसपास सब कुछ ठीक देखकर गणपत राय आराम से बैठ जाता है कि तभी एक घने जंगल के अंदर वो खटारा ट्रेन अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर की सारी लाइट अपने आप बंद हो जाती है। अरे ये सब क्या है? इस जंगल में आकर ये ट्रेन क्यों रुकी है और ऊपर से इसकी लाइट भी बंद हो गई है? अरे टीसी साहब, कहाँ हो आप? जरा हम लोगों की मदद कीजिए। देखते ही देखते ट्रेन के अंदर से लोगों की हलचल एकदम से बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से ट्रेन के सभी डिब्बों की लाइट आ जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि जैसे ही ट्रेन के अंदर की रोशनी जलती है, गणपत को अपने चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से गणपत राय ट्रेन में ही फिसल कर गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है, उसे ट्रेन के दूसरे डब्बे में वही आदमी लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है, जैसा उसने अपने सपने में देखा था। अरे ये क्या? ये आदमी तो लोगों को मार रहा है। अब मैं क्या करूं? गणपत राय वहां से भागने की सोच ही रहा होता है। इतने में वो आदमी उसे देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी गणपत राय के पास आता है और अपने हाथ में लिए हथौड़े से गणपत राय का सर फोड़कर उसे मार देता है। ऐसी घटना उसे रास्ते पर उस ट्रेन के अंदर अक्सर होती रहती थी।
अगले दिन न्यूज़पेपर पे छप जाती है, जिसमें एक ट्रेन के साथ हुए सभी गायब पैसेंजर्स का नाम होता है, लेकिन अभी तक उस ट्रेन का एक भी आदमी जीवित दिखाई नहीं दिया। पुलिस द्वारा कई छानबीन के दौरान भी ना तो ट्रेन का कोई पता चला और ना ही ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स को। ये सब देखकर शकुंतला अपने पति से कहती है, अजी ये सब क्या चल रहा है इस दुनिया में? हाँ, जरा देखो तो सही। देखो, इस बात का पता तो केवल पुलिस वाले ही लगा सकते हैं। हम लोग क्या ही करेंगे। छोड़ो, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ। वो दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके घर के टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। ओहो, इस टेलीफोन की रिंग को भी अभी बजना था। ऐसा सोचकर शकुंतला खाना छोड़कर टेलीफोन उठाने चली जाती है। जैसे ही वो टेलीफोन को उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ एक नर्स शकुंतला से कहती है, क्या आप कोकिला की बेटी बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं कोकिला की बेटी बोल रही हूँ। बताइए, कोई परेशानी है क्या? तभी नर्स कहती है, देखिए आपकी माँ कोकिला बहुत ज्यादा बीमार है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है और वो आपके ही नाम लेती जा रही हैं। अगर आप आ जाओगे तो आपकी माँ के बचने के चांस बढ़ जाएंगे। नर्स के मुंह से ये बात सुनते शकुंतला के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर उसका पति राजेश उससे कहता है, अरे अरे, संभालो अपने आप को। ये तुम्हें क्या हो गया है? शकुंतला, खुद को संभालने की कोशिश करो। कौन था फोन पर? मुझे बताओ, क्या बात हुई है? राजेश तुरंत शकुंतला के लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है, जिसके बाद शकुंतला राजेश को फोन पर हुई पूरी बात बताती है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें मेरी ही जरूरत है। उन्हें तीसरा हार्ट अटैक आया है, बचने के चांस भी नहीं है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। अरे रुक जाओ, सब्र करो। मैं अभी टिकट बुक करवा देता हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी माँ को देखने जरूर जाएंगे। राजेश टिकट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई टिकट नहीं मिलता, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से अगले दिन रात 12 बजे की ट्रेन की टिकट हो जाती है। अगले दिन जैसे ही शकुंतला अपने पति और अपने बच्चे के साथ स्टेशन पर पहुंच जाती है, 12 बजे के बाद एक बहुत ही रफ्तार के साथ ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती है, जिसे देखकर राजेश कहता है, अरे ये ट्रेन कैसी है? बहुत ही अजीब लग रही है। अरे अच्छे को छोड़ो, मुझे बस मेरी माँ के पास पहुँचा दो। चलो जल्दी से, हमें ट्रेन के अंदर बैठ जाना चाहिए। शकुंतला, राजेश और उसका बच्चा वो तीनों उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन अपनी रफ्तार के साथ चलने लगती है। कुछ ही दूर चलकर एक घना जंगल आता है, जहाँ ट्रेन अपने आप रुक जाती है। तभी ट्रेन के अंदर मौजूद वही आदमी हाथ में लिए हथौड़ा उठाकर ट्रेन के पैसेंजर्स को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद ट्रेन के अंदर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इस ट्रेन के अंदर तो एक बहुत ही भयानक कसाई है जो लोगों को मारता जा रहा है। इतना कहकर लीलावती वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। ये सब देखकर शकुंतला और राजेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद शकुंतला अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। देखो शकुंतला, इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ी है। हमें फौरन इस ट्रेन से बाहर निकल जाना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो। राजेश अपनी पत्नी शकुंतला को ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन के बाहर से निकलने से पहले वो आदमी उनके सामने खड़ा हो जाता है। राजेश अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए उस आदमी से लड़ने लगता है, जिसके बाद लड़ते लड़ते राजेश उसका हथौड़ा उसके सर पर मार देता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। तभी ट्रेन का ड्राइवर निकलकर बाहर आता है और राजेश से कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है इस आदमी को मारकर? अरे इस आदमी ने इतने लोगों की जान ली है, मैंने इसे मारकर कोई गलती नहीं की। इस ट्रेन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस जंगल में कई आदमखोर भेड़िए रहते हैं जो आधे इंसान और आधे शैतान की तरह दिखते हैं। ये आदमी इन लोगों को मारकर उन्हें खिला देता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सभी आदमखोर भेड़िए यहाँ से शहर पहुंच जाएंगे और फिर वो अनगिनत लोगों को मारकर खाने लगेंगे। इससे बहुत से लोग मारे जाएंगे और इस दुनिया में इसके अलावा फिर कोई नहीं बच पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, वो आते ही होंगे। ड्राइवर राजेश और उसकी पत्नी शकुंतला और उसके बच्चे को अपने ड्राइवर कक्ष में ले जाता है और दरवाजा लगा देता है, जिसके बाद उस ट्रेन के अंदर भयानक भेड़िए चढ़ जाते हैं और मरे हुए लोगों को खाने लगते हैं। ये सब देखकर राजेश बहुत हैरान रह जाता है। उन आदमखोर भेड़ियों के जाने के बाद ड्राइवर राजेश की पत्नी और उसके बच्चे को उसी की आंखों के सामने मार देता है, जिसके बाद ड्राइवर अब ये काम करने की जिम्मेदारी राजेश को देता है। आज के बाद ये काम तुम करोगे और अगर तुमने नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे।
अगली बार से उस आदमी की जगह राजेश ले लेता है और जब भी ट्रेन में पैसेंजर चढ़ते तो राजेश उन सबको मार देता और भेड़ियों को खिला देता।